बहुत बहुत धन्यवाद। सुखवीर सिंह जी ने मेरा परिचय दिया है। प्रोफेसर सुखवीर सिंह जी। हाँ जी मैम। देखती हूँ मैं, अगर हाँ अपना वीडियो भी चला सकी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है उसके मैडम। बिना मैं बोलूंगी, आप कम से कम मुझे सुन पाएंगे। अम, आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो आपने ई गोष्ठी आयोजित की है, उसके हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर बृजकिशोर कुठियाला जी, निदेशक पंचरत्न शोध संस्थान चंडीगढ़, और हम सबके अति प्रिय और आदरणीय अध्यक्ष उच्च शिक्षा परिषद हरियाणा। मैं देख रही हूँ कि ये पंचरत्न शोध संस्थान भिवानी अध्ययन केंद्र और द इंडिया पोस्ट न्यूज दोनों ने मिलकर इस ई गोष्ठी का आयोजन किया है, और मैं जितना समझती हूँ अवश्य ही इसमें प्रोफेसर ख्याला जी का मस्तिष्क रहा होगा। वो कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं और उन दोनों विषयों को मिलाकर के उन्होंने हम सबके सामने ये एक परिप्रेक्ष्य रखा है। आज की इस गोष्ठी के निवेदक डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज जी, रजिस्ट्रार चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, और इसके संयोजक प्रोफेसर अजीत कुमार, अध्यक्ष भिवानी अध्ययन केंद्र, और प्रोफेसर सुखवीर सिंह, सचिव, जिन्होंने अभी हम सबका परिचय दिया है, और तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले डॉक्टर प्रदीप तिवारी जी। सबको मेरा सादर नमस्कार, प्रेम सहित नमस्कार। और सबसे पहले क्षमा चाहती हूँ कि मैं साथ समय पर नहीं जुड़ पाई। अचानक ही एक आज बैठक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की आ गई थी, और ये बात भी मैं आप, क्योंकि आप सब शिक्षाविद जुड़े हैं, और माननीय कुचियाला जी से तो मैं फिर व्यक्तिगत तौर पर भी बात कर लूंगी, और प्रोफेसर मित्तल से भी, पर आप सबको भी कहना चाहती हूँ, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, बहुत सारी सब थीम्स हैं, और उन पर शिक्षा मंत्रालय और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मिलकर कुछ सब ग्रुप्स बनाए हैं। हर सदस्य के चेयरपर्सनशिप में, जो भी यूजीसी के मेंबर्स हैं इस समय, उन सब की चेयरपर्सनशिप में, और मुझे भी एक ग्रुप का अध्यक्ष होने का अवसर मिला है, जो आउटरीच एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, जो एक थीम है। अभी हम उसकी बैठक करेंगे, और आप सबसे भी मैं निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, और अपेक्षा भी करती हूँ कि आप उस पर अपने जो भी विचार हों वो अवश्य ही हम तक पहुंचाएं। मैं फॉर्मल भी एक व्हाट्सएप ईमेल के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाऊंगी। इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, देरी मैंने जानबूझकर देरी नहीं की थी। अब मैं आती हूँ आज के विषय पर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पंचरत्न शोध संस्थान भिवानी अध्ययन केंद्र का और द इंडिया पोस्ट न्यूज ने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। जब भी हम महिला विषय पर बात करते हैं, नारी विषय पर बात करते हैं, तो हमारे सामने एक प्रश्न सदैव उठाया भी जाता है और रखा भी जाता है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है, और ये दोनों विषय जुड़े हुए हैं। अपराध हिंसा ही होते हैं, कई बार वो ऐसी हिंसा होती है जो दिखाई भी नहीं देती, लेकिन अपराध तभी बनती है जब वो प्रायः दिखाई देती है। तो हिंसा के अनेक रूप होते हैं, अपराध उनमें से एक है, और प्रायः ही यदि हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट्स देखें या पुलिस की कहीं की भी रिपोर्ट्स देखें, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं या बहुत ज्यादा हिंसा बढ़ रही है। परंतु उसको मैं एक बार स्पष्ट करना चाहती हूँ कि वो ऐसा नहीं है कि वो बढ़ रहे हैं। हाँ, उसके नए नए आयाम निकल कर आ रहे हैं। जैसे जैसे मनुष्य प्रगति कर रहा है, वैसे इन क्षेत्रों में भी अपराधों की संख्या बढ़ रही है। परंतु वस्तुतः उसका एक और आयाम भी है। अपराध बढ़ते हुए इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि अब समाज में परिवर्तन आ रहा है, महिलाओं की अप्रोच में परिवर्तन आ रहा है, उनकी दृष्टि में परिवर्तन आ रहा है, और शायद उनका भय जो बाहर जाने में एक समय तक था और कुछ समय बाद ही आया था, पहले नहीं था, वो भी थोड़ा कम हो रहा है।
इसलिए रिपोर्ट अधिक हो रहे हैं ऐसे जो अपराध हैं और लगता ये है कि बहुत ज़्यादा ये अपराध बढ़ रहे हैं। ये जिस प्रति मानव समुदाय ने की है और जिसे हम सभ्यता कहते हैं उस रूप में की है, उसका भी एक परिणाम है। उसे प्रगति कहें कि नहीं कहें, यह विषय हमें अवश्य सोचना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि पंचनद शोध संस्थान से जुड़े हुए सभी विद्वज्जन और शिक्षाविद इस विषय और ये इसलिए कह रही हूँ और आदरणीय कुठियाला जी तो अवश्य जानते होंगे, लेकिन मेरी जब कुछ जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए शिक्षित व्यक्तियों से बात होती है और उसमें काम करने वाले विशेषज्ञों से बात होती है, तो वो प्रायः ये कहते हैं कि जनजातीय समुदाय इतना लिबरल था और जनजातीय समुदाय यानी हाँ, हमारे यहाँ के जिनको हम अ, प्राचीनतम मानव समुदाय कह सकते हैं और जो अभी अनछुए भी हैं इन नई सभ्यता के की बुराइयों से, ऐसे समुदाय हैं, वो ये कहते हैं हमने कभी महिला के प्रति अपराध को अपने यहाँ बहुत वो अपने आप में स्वतंत्र भी हैं और मिलना-जुलना भी दोनों सेक्सेस का वहाँ पर काफ़ी खुले वातावरण में होता है, परंतु अपराध नहीं दिखाई देते। वो कहते हैं ये अपराध हमें तब दिखने लगे हैं, जब से हम इस सभ्य समाज के या मैं इन्वर्टेड कॉमा रही हूँ, प्रगतिशील लोगों के संपर्क में आए हैं। इसलिए हमें सोचना है कि अपराध का कारण क्या है? अब अपराध हम किसे कहते हैं? महिलाओं के प्रति हिंसा उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। वो हिंसा ओवर्ट भी होती है, इनवर्ट भी, प्रत्यक्ष भी होती है और परोक्ष भी। और कारण कई बार तो सिर्फ़ बहुत सारे आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक अनेक प्रकार के कारण होते हैं जो इस अपराध की प्रवृत्ति के पीछे होते हैं और मैं उसमें सबसे अधिक भौतिक कारणों को ही महत्व मानती हूँ क्योंकि इन भौतिक पूरे विश्व भर में बढ़े हैं और जितने विकसित समाज हैं जिनको हम और समाज कहते हैं, वहाँ महिलाओं के प्रति ये दृष्टि और महिलाओं के प्रति अपराध दोनों ही अधिक हैं। उनकी संख्या जनसंख्या ही कम है वहाँ पर, अपराध भी थोड़े कम दिखते हैं। जनसंख्या दिखती है लेकिन और में जिस प्रकार अन्य सभ्य समाजों में मिलते हैं, वो भारत में नहीं मिलते परंतु धीरे-धीरे आ रहे हैं। और मैं समझती हूँ जैसे-जैसे जॉइंट फैमिलीज़ संयुक्त परिवारों का फैब्रिक कमज़ोर हो रहा है। परिवारों का जो संरचना और आपस में एक तालमेल का जो वातावरण था, वो कमज़ोर हो रहा है, तो ये अपराध बढ़ेगी। शहरीकरण इन अपराधों को बढ़ाता है। जैसे प्रायः मैं कहती हूँ कि गाँवों में महिलाओं के प्रति नहीं होते थे क्योंकि एक गाँव में ये भाव था कि जो भी वहाँ की बहन-बेटी, एक विषय यही कहा जाता था, जो बहन-बेटी है तो वो सबके लिए ही सम्माननीय है और सबके लिए उतनी ही प्रिय है। लेकिन जैसे ही शहरों में हम एनोनिमस अज्ञात व्यक्तियों के रूप में रहने लगते हैं, जहाँ कोई जानता नहीं है, तो अपराध करने का की प्रवृत्ति तो बढ़ती है लेकिन अपराध करने का दुस्साहस भी अधिक हो जाता है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख नहीं रहा। जो एक नैतिक बल या मोरल पॉलिसिंग होती है छोटे समुदाय में और आपस में जुड़े हुए समुदायों में वो समाप्त हो जाती है। और यदि इस प्रकार के अपराधों की मैं बात करूँ तो इसको मार-पिटाई से ये आरंभ होता है, इसको हम प्रायः कहते हैं बैटरिंग और फिज़िकल असॉल्ट, सेक्सुअल तक जाती है, साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक या दुर्व्यवहार भी इसमें शामिल होता है और अपराधों में प्रायः नॉन पेमेंट और अंडर पेमेंट तो नहीं आता लेकिन यदि हम ऐसा भी करते हैं महिला कर्मचारियों के साथ तो अंततः वह भी अपराध ही होता है क्योंकि वह शोषण का एक रूप बन जाता है और यह शोषण अनेक प्रकार से होता है।
उसी प्रकार से यदि हम अनौपचारिक क्षेत्रों की बात करते हैं, औपचारिक क्षेत्र में तो प्रायः हमारे यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे संविधान ने इस प्रकार का अवसर लगभग सभी को दिया है। लेकिन यदि हम अनौपचारिक क्षेत्रों की बात करते हैं तो जो श्रमिक महिलाएं हैं और अनौपचारिक क्षेत्रों के विभिन्न असंगठित क्षेत्रों में जो काम कर रही महिलाएं हैं, उन्हें अनेक प्रकार की जो उनके प्रति हिंसा भी कहे जा सकते हैं और उनके प्रति अपराध भी कहे जा सकते हैं। फिर यदि उनको संस्थानों तक पहुंचने से रोका जाए, कि एक अपराध है या जो उनकी पहुंच में हो सकते हैं, लेकिन उन तक नहीं पहुंचने जाएं, उसके लिए तो वो स्वास्थ्य भी हो सकता है, वो जो या उत्पादन के संसाधन इत्यादि भी हो सकते हैं। अभी तक का जो विश्लेषण महिलाओं के प्रति अपराध का किया जाता रहा है, उसमें प्रायः इन सब कारणों की बात की जाती है। अभी मैं उन कारणों की ही बात कर रही हूँ, जो अब तक के नारीवादी विश्लेषण या पूरे पाश्चात्य दृष्टि से जो अभी तक महिला के प्रति हिंसा और अपराध का विश्लेषण किया जाता रहा है, उसमें बात होती रही है। और उस रूप में फिर उनका अनेक संप्रदायों में, अनेक पंथों में बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं जो अंततः महिला के प्रति दुर्व्यवहार और अपराध दोनों का रूप ले सकती हैं। आप अब भी बहुत सारे प्रदेशों में देखते होंगे कि उसको पत्थर मारकर सजा दी जाती है या किसी भी प्रकार से उसको सम्मान के साथ जोड़कर और उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है। ये महिला के प्रति अपराधों का विभत्स रूप है या जघन्य रूप है। साथ ही साथ जो अब महिलाओं का कमोडिफिकेशन जिसको हम कह रहे हैं कि एक तो ट्रैफिकिंग, महिलाओं का व्यापार, फिर उनसे जबरन सेक्सुअल काम करवाना या पोर्नोग्राफी आजकल और भी चल रही है, ये सब भी इस अपराधों में आ जाते हैं। एक बहुत समय तक ये अपराध उस रूप में नहीं माने जाते थे, लेकिन अब ये अपराध माने जाते हैं और इस रूप में हम समझते हैं कि प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से बहुत सी ऐसी प्रथाएं या प्रवृत्तियां समाज में पनप रही हैं और उसमें विकास इसलिए भी शामिल है क्योंकि जो कमोडिफिकेशन हुआ है, ये इस रूप है जहां हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और अच्छे जीवन की चाह में हमें कहाँ तक जाना चाहिए, ये सीमा हम अपने आप निश्चित नहीं कर पाते हैं, नियत नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बार महिलाएं भी उन मार्गों पर चलने को कभी विवश होती हैं और कभी उत्सुक होती हैं। अंततः वह अपराध के जगत में या अपराध का की भागी बन जाती हैं। तो इसलिए भी महिलाओं के प्रति हिंसा की जो बात है, वो उनके अधिकारों के वायलेशन से भी जुड़ी हैं और पंथों से या संप्रदायों से जुड़ी हैं, उनके विषय में समझ से जुड़ी हैं और हमारे विषय और हमारे राष्ट्र में कुछ हद तक यह भी कहा जाता था अभी तक, जो यदि हम समरस समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें उन दृष्टिकोणों से, दृष्टियों से, विचारों से भी बचना होगा, जो प्रायः जो दलित समुदाय की महिलाएं बहुत सारे प्रांतों में, बहुत सारे प्रदेशों में इन अपराधों की शिकार होती थी और ये भी नहीं समझा जाता था कि वो अधिकार हैं या वो उनके अधिकारों का उल्लंघन या उनके प्रति अपराध है। इसलिए अनेक स्थानों पर इस प्रकार के अपराधों से बचाने के लिए कहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं, कहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन किए गए, राष्ट्रीय महिला आयोग और अंतर्राष्ट्रीय महिला चेतना के विषय में बहुत से कार्य किए गए हैं और ये भी खोजा जाता है बार बार कि ऐसा क्या है जो एक ही परिवार से निकले हुए व्यक्तियों में कहीं ऐसा हो कि वो महिला के प्रति उसका होना चाहिए। और भारत में विशेष तौर पर ये कहा जाता है कि वह है, नारीश्वर का प्रतीक है, वह पूजा और सम्मान के योग्य है, परंतु फिर भी वह अपराध की शिकार होती है या अपराध की भागी होती है। तो यह चिंतन और कार्य के बीच या क्रिया के बीच का अंतर है
और फिर ऐसे समाज में ये अपराध किस प्रकार से होते हैं। यदि हम राष्ट्रीय अब तक के दृष्टिकोण की बात करें तो इसे 2 प्रकार से सुलझने या इसका समाधान करने का प्रयास किया गया था। एक तो यह कि अधिक से अधिक ये समझा जाए कि परिप्रेक्ष्य महिलाओं के विषय में था, जो दृष्टि थी, उसको हम किसी प्रकार से इस समाज में पुनर्स्थापित करें। लेकिन उससे अधिक अभी से पहले तक पिछले कई दशकों में जो दृष्टि राज्य की रही, वो यह थी कि संविधान में हमने कुछ अधिकार और प्रावधान रखे हैं और बहुत से अधिनियम भी तो महिला को अपराध का भागी बनने से बचाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें अधिक संख्या में बढ़ाया जाए। इसलिए वर्षों तक ये कानून बनते रहे, विधियां बनती रहीं और संवैधानिक प्रावधानों को लागू किया गया। अभी तक जो योजनाएं बनती रही, उन सब योजनाओं में भी महिला को एक क्रिटिकल फैक्टर के रूप में या स्त्री को एक क्रिटिकल फैक्टर के रूप में मानकर उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स रखे गए। यदि संविधान की बात करूं तो अनुच्छेद 14, 15, 15, 3, 39, 42, 51 ये दोनों ये बात करते हैं, ये सारे अनुच्छेद एक प्रकार से महिलाओं के लिए एक अच्छे समाज की रचना, उनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो इसका प्रयास और उन्हें समान अवसर जीवन में प्राप्त हो इसका प्रयास भी करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे नीति निदेशक तत्वों में और उसके बाद जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, उनमें भी एक फंडामेंटल ड्यूटी नागरिकों की रखी गई कि कोई भी ऐसा कार्य या इस प्रकार का कस्टम या इस प्रकार की प्रथा या इस प्रकार का विश्वास नहीं रखा जाए जो महिलाओं की गरिमा या महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। साथ ही साथ एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया जो वैधानिक बहुत सारी अधिनियमों, विधियों का संग्रह है, जिसमें इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एक्ट इत्यादि और बॉन्डेड लेबर, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट इत्यादि इन कानूनों के आधार पर या विधियों के आधार पर भी महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना और अपराधों को रोकने का प्रयास किया गया। परंतु उसके इस सब के होते हुए भी और फिर सारी पंचवर्षीय योजनाएं भारत में महिलाओं के लिए यदि मैं प्रारंभ देखूं तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं, 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं तक भी जेंडर इक्विटी, विमेन कंपोनेंट प्लान, विमेन जेंडर बजटिंग, जेंडर आउटकम्स और सभी में जेंडर बजटिंग और विमेन कंपोनेंट प्लान्स की बात की गई। और साथ ही साथ भारतीय संसद भी ये प्रयास करती रही कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया जाए। यहाँ तक कि अनेक मंत्रालयों ने इस प्रकार से एलोकेशंस भी आरंभ कर दिए थे जो अभी भी महिलाओं के लिए चल रहे हैं लगभग, और 33% रिजर्वेशन पंचायती राज अधिनियम में और पंचायतों में सुरक्षित किए गए, इसलिए कि ये माना गया कि 33% इज ए क्रिटिकल मास। यदि 33% महिलाओं को एम्पावर किया जाएगा तो अन्य महिलाएं अपने आप ही उससे जुड़ेंगी और धीरे धीरे वह सशक्तिकरण की ओर बढ़ेंगी और शासन, प्रशासन और समाज की संरचना में एक भिन्नता ला पाएंगी और एक सकारात्मक परिवर्तन कर पाएंगी। हाँ, आज आप सबके बीच ये कहना चाहती हूँ कि जो वैधानिक प्रयास हैं वो अपने स्थान पर हैं, और जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और अब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात आई है, मैं समझती हूँ कि ये सब सामाजिक चेतना से जुड़े हुए विषय हैं। अपराध की बात आप करेंगे तो अपराध उन्हीं उस चेतना के लोप से और महिला के प्रति जो हमारी दृष्टि होनी चाहिए, जो भारत की प्राचीन दृष्टि रही है,
उस दृष्टि को यदि हम फिर से अपनी चेतना के केंद्र में लाएंगे तो इन बढ़ते हुए अपराधों को हम रोक पाएंगे। क्या बात है कि ये देश, जहां जाबाला जैसी स्त्री निडर होकर ये कह सकती थी कि ये मेरा बेटा है और मुझे पता नहीं इसका पिता कौन है, परंतु फिर भी ये आदरणीय है। उस महिला के प्रति अपराध या कुदृष्टि रखने की कोई चेष्टा करेगा या धृष्टता कर पाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और इसी प्रकार से इंद्राणी जैसी स्त्री जो ये कहती है कि मैं कुल कीर्ति की ध्वजा हूं, इस कुल को मेरे कारण कीर्ति मिली है, मैं उसकी पताका हूं, मैंने ही कुल के यश का झंडा फहराया है और मैं कुटुंब का मस्तक हूं। और उसी समाज में महिला ये कहने लग गई कि मुझे इस घर में अपने परिवार के साथ रहते हुए डर लगता है, क्योंकि वहीं मेरे साथ अपराध हो सकता है, मेरे साथ हिंसा हो सकती है या मेरे साथ दुर्व्यवहार हो सकता है। तो समाज कहां से कहां आ गया। वह इंद्राणी कह सकती थी मैं उग्रकाली भी हूं और परिवार या कुटुंब का मस्तक भी हूं, परंतु मैं कोमल हूं, लेकिन केवल भावनाशील और सहनशील, दुर्बल और भीरू समझने की भूल मत करना। मैं चुपचाप अन्याय नहीं सहूंगी, मेरा आचरण तेजस्वी होगा। हमने अपने बच्चों को कब ये संस्कार पूछना पड़ेगा, क्योंकि यह संस्कार एक तरफ महिला को सशक्त करते हैं, महिला को विशेष तौर पर हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए साहस प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी ओर बाकी सारे समाज को, शेष समाज को भी उसका सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। समानता या समता का विषय किसी समाज के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। सम्मान और गरिमा का विषय कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। और यदि हम महिलाओं के प्रति अपराध कम करना चाहें, तो नारी में छिपा मातृत्व है। मातृत्व मात्र माता बनना नहीं है, मातृत्व का एक भाव है जो पूरे समाज को नर्चर करने, उसकी देखभाल करने, उसको पुष्पित पल्लवित करने, उसको संचरित करने का भाव है जो स्त्री में होता है, उस भाव का सम्मान करेगा। और फिर अधिकारों की उतनी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन सभी महिलाओं का उस प्रकार से सम्मान कर सकेंगे, ऐसा समाज में भाव फिर से आ सकेगा। देश में सभी विद्वज्जन या संत समाज दोनों ही स्त्री के इस रूप को मातृशक्ति के रूप में देखते रहे और मातृशक्ति के रूप में उसका सम्मान भी करते रहे। यदि हम महात्मा गांधी जी की बात याद करें तो वो कहते थे, आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी माता के कारण हूं। परम पूजनीय श्री गुरु जी का भी कहना था, समाज में माधुर्य और ममता का संचार करने वाली माताएं ही राष्ट्र की तेजस्वी पीढ़ी का निर्माण करने का सामर्थ्य रखती हैं। नारी की उन्नति और गरिमा हमारे पाश्चात्य चिंतन से नहीं आई है, वस्तुतः भारतीय चिंतन की आधारशिला रही है। विदेश की यदि हम बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट कहते थे, मुझे कोई 100 योग्य माताएं दे दें, मैं उसे एक सशक्त राष्ट्र दे दूंगा। और यही बात स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जब वह कहते हैं कि भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य यहाँ की सनातन परंपरा में मां के स्वरूप को ही देखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही एक स्वरूप पूजनीय है। भारत में आचार्य का, ब्रह्मवादिनी का, ऋषिका का, उपाध्याया का, इन सब स्वरूपों को भी उतना ही आदरणीय माना गया है जितना मातृ स्वरूप को, क्योंकि मातृत्व उसका एक भाव है और इसलिए रचनात्मक कार्य करने की जो उसकी क्षमता है उसको हमें एक बार फिर पहचानना होगा। मैं समझती हूँ कि महिलाओं के प्रति यदि अपराध कम करने हैं तो समाज को समन्वित दृष्टि पैदा करनी होगी।
ये महिला प्रश्न नहीं है, ये महिला पुरुष प्रश्न भी नहीं है, ये संपूर्ण समाज का प्रश्न है। यदि रामायण काल की हम बात करें तो राजा जनक के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए जब सुलभा सन्यासिनी जाती हैं और राजा जनक उनसे पूछते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है? तुम युवा हो, तुम सुंदर हो, तुम योग्य हो, फिर तुम मुझसे शास्त्रार्थ करने किस कारण से आई हो? क्या किसी कारण से आई हो? तब सुलभा कहती है राजन, आपको शास्त्रार्थ में महिला पुरुष, स्त्री पुरुष की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्व ना स्त्री है ना पुरुष है। स्व और आत्मा दोनों ही ना स्त्री है ना पुरुष है। और जब हम शास्त्रार्थ कर रहे हैं, स्व की बात कर रहे हैं, आत्मा का स्वरूप जानने की बात कर रहे हैं, तो हम इनसे ऊपर होकर बातचीत करें। कितने वर्षों पूर्व भारत की एक नारी यह बात कह सकती थी। वही नारी अब कहीं डरी सहमी, कहीं मॉडलिंग या फैशन शो में जाकर कहीं अपने शरीर को उस बाजार का हिस्सा बना तो नहीं दे रही है जो बाजार उसको कमोडिफाई या उसको एक ऐसा स्वरूप देना चाहता है जो पण्य वस्तु बन जाती है। जैसे ही हम पण्य वस्तु बनने लगते हैं तो कमोडिटी का अपना एक स्वरूप होता है और उसके साथ समाज और बाजार की दृष्टि भी उसके लिए बदल जाती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अब हम इन सबको समाप्त कर सकें एकदम, ऐसा तो संभव नहीं होगा। और आजकल जो स्मार्टनेस की एक या सुंदर और शालीन तो उसमें बहुत नहीं कह सकती हूँ, लेकिन सौंदर्य की जो एक प्रतियोगिता होने लगी है उसमें कहीं शरीर के अंदर की जो आत्मा है और उसके अंदर का जो सशक्त स्व है वह कमजोर पड़ने लगा है और परिवारों में भी इस भाव का लोप हो रहा है। इसलिए महिलाओं के प्रति अपराध के लिए उत्तरदायित्व की यदि हम बात करेंगे तो उसके लिए हमारी शिक्षा पद्धति जो औपनिवेशिक थी उसके आधार पर जो समाज का विकास हुआ और उस विकास के आधार पर जिस प्रकार से हमने अपने कानून भी बनाए और उन कानूनों का पालन करने का भी प्रयास किया, ये सब मिलकर महिला के प्रति अपराध को रोक नहीं पाए, वो बढ़ता चला गया। इसलिए मैं समझती हूँ कि अब एक ऐसा समय है जब हमें ये सोचना होगा कि महिलाओं के प्रति अपराध के लिए न तो महिला उत्तरदायी है, न मात्र पुरुष उत्तरदायी है, परंतु इन दोनों का जो विकास हुआ है, जो विकास की प्रक्रिया है और जो विकास का मार्ग है, जो विकास का चिंतन है, उस पर एक बार फिर से चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपराध मात्र विधियों से या पुलिस से समाप्त नहीं होते। हर स्थान पर हम एक पुलिसमैन रख दें, ये संभव नहीं होता। वह समाप्त होते हैं जब हमारा अंतर्निहित भाव, मानव का भाव, सद्गुण जिसको हम कहते हैं, वह जागृत होता है। यह हो सकता है कि एक बहुत आदर्शवादी बात प्रतीत होती हो, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ जिस प्रकार का उद्वेग अब संपूर्ण समाज में, कभी भी जब हम महिला के प्रति हिंसा या महिला के प्रति अपराध और जघन्य अपराध की बात देखते, सुनते या पढ़ते हैं, तो सबके मन में बहुत आक्रोश और उद्वेग उत्पन्न होता है। यह एक सुखद परिवर्तन है और इसी में से वह समाज निकलेगा जहां माता अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को यह सिखा सकेगी जो मदालसा अपने पुत्र को सिखाती थी कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम रिपु रहित हो, तुम संसार बंधन मुक्त होने की बात करो, क्योंकि ये मोह निद्रा जो है वही हमें अपराध की ओर, आकर्षण की ओर और जिसे हम रोजमर्रा की भाषा में लालच कहते हैं, लोभ कहते हैं, उनकी ओर प्रेरित करती है। बहुत अधिक इंद्रियों के प्रति आकर्षण, बहुत अधिक इंद्रियों का बंधन और उस प्रकार का जीवन जिनमें मूल्य नहीं है, जिनमें मानवीय मूल्य भी नहीं है और संवैधानिक मूल्य भी नहीं है, उस प्रकार का जीवन सदैव ही महिलाओं के प्रति
और हमारे आसपास जो भी अन्य दुर्बल वर्ग, समुदाय या जीव हैं, उनके प्रति हिंसा और अपराध को बढ़ावा देता है। यदि हम इस समाज में इस भाव को, अपराध का भाव अ, किसी भी वल्नरेबल जिसको हम कहते हैं, इसे दुर्बल भी कह सकते हैं, पर वो कई कारणों से दुर्बल हो सकता है। लेकिन यहाँ हम क्योंकि महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो महिला दुर्बल नहीं है, जब महिला अपनी आत्मशक्ति को और अपनी सबलता को पहचान लेगी और पुरुष उसका सम्मान करना सीख लेगा और सच में ही एक रस होकर अपने दोनों के अंदर में जो स्व या चेतना या आत्मा का रूप है उसको पहचान लेगा, तो समाज से और अंततः राष्ट्र से, और क्योंकि हम फिर वसुधैव कुटुंबकम का भी आदर्श रखते हैं, तो पूरे विश्व को भी ये मार्ग दिखा सकेंगे जहां महिलाओं के प्रति अपराध धीरे धीरे कम नहीं हो, अंततः विलुप्त हो जाएं और स्त्री और पुरुष दोनों प्रेम और सम्मान के साथ ऐसा जीवन यापन कर सकें जहां दोनों पुष्पित पल्लवित हों, दोनों एक दूसरे को समझें और दोनों संवाद करने की क्षमता भी रख सकें। भारत के लिए वही आदर्श होना चाहिए। और आपने मुझे आज अवसर दिया, मैंने बहुत धरातल पर बात आरंभ की थी, लेकिन समझती हूँ कि यदि हमें इसका समाधान खोजना है और पंचनद शोध संस्थान जैसा जो एक विचारशील समूह है, उसे इस मार्ग पर, इस समाधान पर अवश्य विचार करना चाहिए, ताकि हम एक सुंदर, समरस, सहज समाज पूरे विश्व के सम्मुख स्थापित कर सकें। आपने मुझे आज अवसर दिया और मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं देरी से भी आई, लेकिन इस विषय पर बात करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं माननीय कुठियाला जी की, पंचनद शोध संस्थान भिवानी और द इंडिया पोस्ट सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैडम, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने इतने बड़े रखा, और जैसा कि ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है और आपने प्राचीन काल से लेकर महिलाओं की स्थिति के संबंध में भी विस्तृत रूप से विचार रखे। इसी बीच हमारे मध्य प्रोफेसर कुठियाला जी हैं, जो पंचनद शोध संस्थान के निदेशक हैं और हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद के भी अध्यक्ष हैं। उससे पूर्व हम आज सिर्फ 2 ही प्रश्न लेंगे। यदि किसी बंधु का कोई प्रश्न है तो अपना माइक ऑन करें और प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछें, मैडम उपलब्ध हैं, नहीं तो फिर हम के लिए कुठियाला जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। हाँ, नमस्कार सर, मैं कपिल शर्मा, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो मेरी छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, मैं मैडम से पूछना चाहूँगा कि whether these are correct or not. First of all, I wish to thank Susma ma'am for delivering a wonderful lecture. मैम, मुझे लगता है कि as far as sexual assault and brutal crime is concerned against the women, the main cause is the lack of education. Because I observed at many places जो इस टाइप के क्राइम हुए हैं, उनमें जो कंसर्न है वो अशिक्षित हैं ज्यादातर। तो ऐसा कुछ मैम है रियलिटी में, कोई ऐसी स्टडी या और जस्ट इट्स माय ऑब्जर्वेशन? ये अभी तो आपकी ऑब्जर्वेशन कहूंगी, क्योंकि इस तरह की कोई स्टडी मेरे सामने नहीं आई है। वहां होना ये सरल अवश्य हो जाता है, लेकिन यदि शिक्षित अपराध करते हैं तो और भी जघन्य होता है। जैसे अब साइबर वायलेंस की बात आ रही है, उस पर मैंने कम बात की थी, लेकिन जैसे जैसे साइबर स्पेस हमारी बढ़ती चली जा रही है, तो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और उसमें बहुत से शिक्षित वर्ग भी हैं, और जो ट्रैफिकिंग वगैरह है उसमें अपराध
जिनके साथ होता है वो अशिक्षित हो सकते हैं, लेकिन अपराध करने वाले प्रायः अशिक्षित नहीं हैं। सही शिक्षा का अभाव इसका कारण अधिक महत्वपूर्ण है। थैंक यू मैम। धन्यवाद। एक प्रश्न और ले सकते हैं हम, यदि कोई चाहें तो पूछ सकते हैं। हेलो जी। नमस्कार। मैम, पूछिए। गुड इवनिंग। मैं प्रोफेसर राजीव बोल रहा हूँ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। क्या मैं बात रख सकता हूँ अपनी? हाँ जी, स्वागत है। नमस्कार मैडम। बहुत अच्छा उद्बोधन मैडम आपका। और ख़ास तौर पे मैं भिवानी अध्ययन केंद्र को बधाई देना चाहूँगा जो इन्होंने विषय लिया। इसमें मेरे आपके इस उद्बोधन को सुनने के बाद एक दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है और उसके बारे में आप बेटर तरीके से बता पाएंगे। कई जगह पर जानबूझकर स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है। उसके पीछे कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है, जैसे कि लव जिहाद की बात करें यदि हम, तो इसमें एक तरीके से जानबूझकर एक तरीके से धर्म के नाम पर ये प्रताड़ना की जा रही है। उसके बारे में मेरे दो बिंदु हैं। पहली बात कि इसका समाधान क्या है और इसके ऊपर क्या लोगों का रुख है, उसको हम एक रूप दे पाएं। इस पर यदि आप अपना कुछ विचार रखें तो अच्छा होगा। जी, लव जिहाद की समस्या जो आई वो वास्तव में इस समय गंभीर है। लेकिन उसका सामना करने का सबसे अच्छा मार्ग जो है वो यही हो सकता है कि हम अपनी बच्चियों को सही संस्कार दें और अपनी बच्चियों का जो संवेदनात्मक पक्ष सशक्त बनाएं, क्योंकि जो अच्छी भावना तौर पर दुर्बल होती है या उसे कहीं स्नेह और प्रेम का अभाव होता है, बाकी हो सकता है, लेकिन ऐसी बच्चियां इन जालों में बहुत आसानी से फंसती है। इसे हमें व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और फिर समाज के स्तर पर, तीनों स्तरों पर देखना होगा और फिर उसका समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि वह स्ट्रेटजी या रणनीति के तहत किया जाने वाला कार्य है। और उसमें जितना ज्यादा इसके बारे में हम जानकारी फैलाएंगे और जितना ज्यादा अपनी बच्चियों के संवेदनात्मक पक्ष को सशक्त करेंगे, उतना ही हम अपराधी प्रवृत्ति से मुक्त हो सकेंगे। इस पर बहुत बड़ा अध्ययन तो नहीं किया है, इसलिए मैं एविडेंस के रूप में तो बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जितना मैंने इसको देखा है, समझा है और जाना है, और क्योंकि एक विश्वविद्यालय की कुलगुरु होने का इस समय मुझे उत्तरदायित्व भी मिला है, मैं समझती हूँ कि बच्चियों में ये आकर्षण बड़े सहज होते हैं। केवल इन आकर्षणों के दुष्प्रभाव और अंत में ये रणनीतिक जो षड्यंत्र इनके पीछे है, उसके बारे में हमें अपने परिवारों में बच्चों को बताना होगा। और विश्वविद्यालयों में यदि हम कक्षाओं के माध्यम से, जेंडर क्लब्स के माध्यम से, जो हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं, उनके माध्यम से बच्चियों को इसके विषय में जागरूक करेंगे तो हम अवश्य ही इस प्रकार के अपराध से बच पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं डॉक्टर उदय दो ही प्रश्न ले पाएंगे आज हम। और अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला जी को आमंत्रित करता हूं अध्यक्षीय भाषण के लिए। स्वागत है सर। सम्माननीय प्रोफेसर सुषमा जी और इस संगोष्ठी में उपस्थित पंचदश शोध संस्थान के सम्मानित सदस्यगण, सुषमा जी ने बहुत कम समय में एक बहुत गंभीर विषय को हमें समझाने का एक प्रयास किया है। और जो मुख्य बिंदु महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के विषय में थे, उनको हमारे सामने रखा है।
आज थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम लोग इस विषय को इसलिए भी महत्वपूर्ण कर लेते हैं कि आज का ताजा ताजा जो उदाहरण बल्लभगढ़ का हुआ है वो आपके सामने है कि एक युवा लड़का और एक लड़की, युवा लड़का लड़की की तरफ आकर्षित है और वो उसके साथ मित्रता करना चाहता है, परंतु जो समझने वाली बात है, जो परिवर्तन एक अपराध में, महिलाओं के प्रति अपराध में जो परिवर्तन हुआ है, जो पहले नहीं था ऐसा, उसने उसको मुसलमान होने के लिए कहा, मुसलमान होगी और शादी होगी। ये एक बड़ा, एक जो उपासना पद्धति का जो इंट्रोडक्शन महिलाओं के प्रति अपराध में हुआ है, जिसको लव जिहाद के नाम से सब लोग जानते हैं, हमारे समाज ने इसको प्रारंभ में डिनाइल मोड में लिया, उन्होंने इसको माना ही नहीं। आज भी बहुत बड़ा वर्ग जो समाज का है उसको लव जिहाद के रूप में इसको लेना, उसकी हिम्मत नहीं होती उसको इस प्रकार के समझने की, क्योंकि उसका सारा जो थॉट प्रोसेस है वो क्रम्बल कर जाता है इसके कारण से। जो सेकुलरिज्म पे, तथाकथित सेकुलरिज्म या सूडो सेकुलरिज्म पर आधारित उनका जो सोच है वो सारी क्रम्बल कर जाती है और वो उनको लगता है कि ये तो संभव नहीं है। अगर उनको जो तथ्य भी सामने आते हैं तो उसको वो डिनाई करते हैं। एक बात ध्यान करने वाली था जो प्रोफेसर राजीव ने जी प्रश्न पूछा, ये मुझे याद है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में महिला पुरुष संबंधों के बारे में चर्चा हो रही थी। उसमें एक जो उस समय की जो बेंगलोर यूनिवर्सिटी थी कर्नाटक की, वहां से एक विद्वान गए थे और वो वैसे तो साइंटिस्ट थे, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, परंतु उनका अध्ययन अपने शास्त्रों का और अपने दर्शन का बहुत था। उन्होंने एक प्रस्तुति की और उस प्रस्तुति का सार ये था कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो संबंध है उसको हम अपने बच्चों को किस प्रकार से समझाने का प्रयास करें। कि जब हम संस्कार देते हैं बच्चों को तो जो बालिकाएं हैं उनको क्या समझाएं कि जो आपके आसपास जो बालक हैं वो आपके क्या हैं, और जो बालक हैं उनको क्या समझाएं कि ये बालिकाएं जो है उनके साथ आपका क्या संबंध है। तो उन्होंने कहा कि पूरी मानवता के सामने दो ही पक्ष हैं। पूरी मानवता के सामने दो ही पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि हर बालक ये मान के चले कि भविष्य में उसकी पत्नी के अतिरिक्त सभी जो महिलाएं हैं वो उसकी या तो माता हैं या उसकी बहन है। उनका रिश्ता जो है या माता का है और या बहन का है। और दूसरा, इससे कंट्रास्टिंग संस्कार ये दिया जा सकता है कि मेरी माता और मेरी सगी बहन के अतिरिक्त कोई भी जो महिला है वो मेरे लिए उपलब्ध है। तो उन्होंने कहा कि ये दो जो आधार हैं उनको हमारे समाज में जो बचपन से संस्कारों में डाला जाता है उसके आधार पर भविष्य का समाज बनता है। और हमने देखा है कि जब हम दूसरी ऑप्शन लेते हैं, जो हमारे संस्कारों में जो दूसरी ऑप्शन आती है, चाहे वो हमारे परिवार के माहौल से आए, हमारे पुस्तकों के माहौल से आए, हमारे मीडिया के माहौल से आए, किसी भी माध्यम से आए, जब वो तो उसकी विकृतियां हमारे सामने नजर आती हैं। मेरे ध्यान में आता है कि अभी अभी हमने नवरात्रों में और कन्या पूजन का एक संस्कार किया। आप इमेजिन करें, उसको दूसरी दृष्टि से, उसको एब्स्ट्रैक्ट दृष्टि से देखें कि
किसी भी परिवार के जो सभी पुरुष हैं वो अपने परिवार और आसपास के परिवारों की कन्याओं को बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके पैर धोते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और ये उत्तर भारत में वर्ष में 2 बार होता है, दक्षिण भारत में और शेष भारत में 1 बार अवश्य होता है। और अधिकतर ऐसा देखने में आया है कि चाहे परिवार पारंपरिक व्यवस्थाओं में चल रहा हो या आधुनिक व्यवस्थाओं में चल रहा हो, उसमें कन्या पूजन का जो संस्कार है वो है। आजकल कुछ मंदिरों में जाके कर लेते हैं, घरों में कन्याएं या तो बुलाते नहीं या आती नहीं, मगर ये संस्कार जरूर होता है। अब इसको अगर हम सोशियोलॉजिकली, इसको सोशियो साइकोलॉजिकली एनालाइज करें तो एक बालक जो अपने जीवन में कई बार 8-10 कन्याओं का साल में 1 बार या 2 बार पूजन कर चुका है, उनको देवी मानकर उनका पूजन कर चुका है, उसके जीवन में महिलाओं के प्रति क्या दृष्टि बनेगी अगर उसको उसके कन्या पूजन का जो वास्तविक अर्थ है उसको अगर उसके साथ उसको करने के लिए उसको समझाया जाए, उसको इस प्रकार का एक उस पूजन का जो लॉजिक है उसको समझाकर उसको किया जाए तो ये क्या बनता है। साथ ही साथ उस कन्या के बारे में सोचिए कि उसके मन में क्या संस्कार बनते हैं जो जीवन में 8-10 बार जिसको हर नवरात्रों में कई घरों में उसको पूजा गया, उसका समाज के प्रति क्या भाव बनता है, अपने समाज में जो पुरुष वर्ग है उसके प्रति क्या भाव बनता है। ऐसा लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एक स्त्री और पुरुष के संबंधों के को विशेष रूप से ध्यान देते हुए और उसमें जो हमारी विकृतियां हो सकती हैं उनको भी ध्यान करते हुए उन विकृतियों को रोकने के लिए ये परंपराएं बनाई हैं। सुषमा जी ने कहा कि हमारे समाज में नारी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, परंतु हमारे संस्कार साथ ही साथ हमारे संस्कारों में हमने एक पुरुष और स्त्री के संबंधों को भी बड़ा पवित्र मान करके उसको अपने समाज में स्थान दिया है। तो जैसा कि आपने कहा कि जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती है वैसे वैसे स्त्रियों के प्रति अपराध की संख्या भी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे स्त्रियों की सुरक्षा के लिए कानून बनते हैं वो अपराध बढ़ते जाते हैं, नई तरह के अपराध आना शुरू हो जाते हैं और अपराधों का दुरुपयोग करके और फिर अपराधों में वृद्धि होती है। इसलिए जैसा कि सुषमा जी ने बताया कि इस विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और इसके वर्तमान संदर्भ में और अपने भारतीय ज्ञान परंपरा से कुछ उदाहरण लेते हुए, कुछ शिक्षा लेते हुए, कुछ सीख लेते हुए और वर्तमान के संदर्भों में उनको जोड़ करके कुछ ऐसी सोच बनाने की आवश्यकता है जिससे ये अमानवीय है। अपराध, कोई भी अपराध है वो अमानवीय है और पुरुष द्वारा स्त्री को केवल वो स्त्री है इस कारण से उसके प्रति अपराध करना ये तो बहुत ही घोर, ये तो भी नहीं करते, इस प्रकार का अपराध तो पशु भी नहीं करते जिस प्रकार का अपराध जो पुरुष है वो महिलाओं के प्रति समाज में करता है। इसलिए ये गंभीर विषय है, चिंता का विषय है और भिवानी पंचनद शोध संस्थान के भिवानी केंद्र ने इस पर चर्चा की और सुषमा जी ने इस पर प्रकाश डाला। मुझे लगता है कि इस विषय को हमको बड़े स्तर पर लेने की आवश्यकता है और न केवल इसको समझने की आवश्यकता है, इसके लिए कुछ निदान, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी समझने की आवश्यकता है। इसलिए अन्य केंद्र भी, पंचनद शोध संस्थान के अन्य केंद्र भी इससे जुड़े हुए विषयों को लें और सुषमा जी से भी विमर्श करें कि क्या क्या विषय लिए जा सकते हैं, उनकी कैसे कैसे प्रस्तुति हो सकती है और सुषमा जी भी
से भी आग्रह करें कि ये वो प्रस्तुति करें, और सुषमा जी के विमर्श से अन्य जो विद्वान इन विषयों को रखते हैं उनसे अपना इस विषय को लें और अभियान के रूप में पंचनद में इसको चलाएं। तो ऐसा मुझे लगता है कि एक सकारात्मक योगदान समाज के बौद्धिक वर्ग में हमारा हो पाएगा। विभानी केंद्र को इस विषय को लेने के लिए और ये गोष्ठी आयोजन करने के लिए साधुवाद है। सुषमा जी का मैं पंचनद शोध संस्थान के सभी माननीय सदस्यों की तरफ से और व्यक्तिगत अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपनी इतनी व्यस्तता होने के बावजूद आपने समय दिया और बहुत ही सारगर्भित रूप से आपने विषय को रखा है। कभी मौका मिलेगा तो इसको और विस्तार से आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुठियाला जी। अब मैं कार्यक्रम के अंत में आज के इस गंभीर और चिंतनीय विषय को समराइज करने का प्रयास करता हूं। आज के कार्यक्रम की मुख्य प्रस्तोता प्रोफेसर सुषमा यादव जी, वाइस चांसलर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर, सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर बृजकिशोर कुठियाला, अध्यक्ष उच्चतर शिक्षा परिषद और निदेशक पंचनद शोध संस्थान चंडीगढ़, अन्य अध्ययन केंद्रों से जुड़े सभी माननीय सदस्य और भिवानी अध्ययन केंद्र से जुड़े हमारे सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का विषय अत्यंत विचारणीय विषय है और जैसा कि मैडम सुषमा यादव ने कहा कि हमें मातृशक्ति के रूप में पुनः अपने विचारों को जीवित करने की आवश्यकता है कि हम महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से समाज में विकृतियां बढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त समन्वित दृष्टि अपनाने की आवश्यकता है और कई कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। सरकार ने भी भारतीय संविधान में व्यापक उपबंध किए हैं, परंतु उन सब के बावजूद बढ़ते अपराध चिंता का विषय हैं और हम सबको और पंचनद के साथियों को इस बारे में अवश्य ही विचार करने की आवश्यकता है कि इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से हम समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह सिर्फ सरकार का विषय नहीं बल्कि सामाजिक विषय है और सारे समाज को मिलकर इस पर विचार करना होगा और इस पर चिंतन करना होगा। मैं आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे प्रदीप तिवारी जी और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर कुठियाला जी और आज के कार्यक्रम की मुख्य प्रस्तोता माननीय सुषमा यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि भिवानी अध्ययन केंद्र की तरफ से पुनः इस प्रकार के कार्यक्रम करवाए जाएं तो वे अवश्य हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। सभी साथियों का, सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद।